कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। जापान ने ईवीएम को बनाया, जब वहां बैन हो गया तो भारत में बैन क्यों नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, उससे संघ और भाजपा को फायदा हो रहा है, इसलिए ये ईवीएम में वोट कराते हैं। इवन राष्ट्रपति चुनाव भी जो है हो रहा है बैलेट पेपर से, लेकिन आम चुनाव ईवीएम से हो रहा है। कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। ऐसे भी हम लोगों को जानते हैं जिन्होंने 20-20 कावड़ ढोए हैं, जमीनें बेच दी, आज वो बूढ़े हैं, किसी काम के नहीं रहे, बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते, पत्नी भी मर गई, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। जब कि कोविंद जी का जो है नमस्ते तक नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए है, ये तो बेइज्जत करने का तरीका है। और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग प्रधानमंत्री पद का त्याग कर देते हैं कि आओ मोदी जी संभालो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, डॉक्टर ओम सुधा और दुनिया भर में बुद्धमय भारत के सपना को साकार करने वाले, सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले और तथागत बुद्ध जो पूरी दुनिया में विज्ञान के पहले केंद्र माने जाते हैं, उनकी विचारधारा को भारत में आत्मसात करने वाले। और वहीं बाबा साहब का जो अंतिम सपना था बुद्धमय भारत का, उसको भंते सुमित रत्न है जो लगातार उसको साकार करने के लिए दिन रात प्रयासरत है। दिल्ली में एक बार फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है, इसमें वही मसला होगा, बहुजन समाज, उसके हित, आरक्षण, ईवीएम और बैनर वही है, अखिल भारतीय परिसंघ। ओम सुधा जी, पहले बताइए क्या है आप लोग का कार्यक्रम और क्या रूपरेखा और क्या एजेंडा है? हम लोगों ने पिछले 18-19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बहुजनों के जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें अनुमान से अधिक लोग आए थे। तो पहले मैं मुद्दे बता देता हूं। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि जो ताबड़तोड़ निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण पर रोक लगे। बोलिए। हमारा मुद्दा ये है कि पूरे देश में जो हमारे हक अधिकार, हमारे आरक्षण पर हमले किए जा रहे हैं, वो हमले बंद हो, आरक्षण पर हमले बंद हो, क्योंकि आरक्षण भागीदारी देता है, आरक्षण हमारी भागीदारी है। और जो कुछ भी हमने आज तक हासिल किया है, आरक्षण की वजह से हासिल किया है। निजीकरण पे रोक लगे, आरक्षण पर हमले बंद हो, और जिन उपक्रमों का निजीकरण किया जा चुका है, उस वहां निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू हो, क्योंकि निजी क्षेत्र के भी जो उपक्रम हैं, इस देश के संसाधन है वो भी, और देश के हर संसाधन पे इस देश के हर नागरिक की भागीदारी है। तो हमारा मुद्दा यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा मुद्दा है ईवीएम का सवाल। हम यह साफ तौर से मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। जिस मशीन को इंसान ने बनाया हो, उस मशीन को हैक किया जा सकता है, ऐसा हम लोग मानते हैं और समझते हैं कि जिस जापान ने ईवीएम को बनाया, जब वहां बैन हो गया तो भारत में बैन क्यों नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, उससे संघ और भाजपा को फायदा हो रहा है, इसलिए ये ईवीएम में वोट कराते हैं। इवन राष्ट्रपति चुनाव भी जो है हो रहा है बैलेट पेपर से, लेकिन आम चुनाव ईवीएम से हो रहा है। हमारा जो एक मुद्दा है, खास तौर पे ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जाति जनगणना का प्रकाशन किया जाए। अरबों रुपये खर्च करके इस देश में जाति जनगणना कराई गई। वो जो अरबों रुपए खर्च हुए, इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे थे। उस जाति जनगणना का यह सरकार प्रकाशन क्यों नहीं करना चाहती है? यह देश जानना चाहता है कि इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की हकमारी कौन कर रहा है, ओबीसी की हकमारी कौन कर रहा है। यह जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। हम ऐसा मानते हैं कि इस देश में बहुजनों की जो आबादी 85% थी, अब 95% हो गई है, और इस देश में सवर्ण अब केवल 5% रह गए हैं। तो अगर इस मेरी बात से किसी को दिक्कत है, वह जाति जनगणना का प्रकाशन करे। अगर बहुजनों की आबादी कम हो रही है तो उसका हिस्सा कम कर दो। हम कहां कोई बेईमानी की बात कर रहे हैं। जितनी हमारी आबादी है, हम देश के संसाधन में उतना ही हिस्सा मांग रहे हैं। देश भर में जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रमोशन में दिक्कत हो रही है। एससी, एसटी, ओबीसी के सरकारी कर्मचारियों का कोई नहीं सुनता। प्रमोशन में रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है, रिजर्वेशन के नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं।
तो SC ST OBC के कर्मचारियों में जो है वो प्रमोशन में जो आरक्षण का सवाल है, अलग अलग राज्यों की अलग नीति है, हम चाहते हैं कि उसका पालन हो। हम चाहते हैं कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें, उसका भी 1-2% ही लागू हो पाया है। मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें इस देश में लागू की जाए, ताकि जिसका जितना अनुपात है जाति के हिसाब से, उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, उसको उतनी भागीदारी मिले। इन तमाम सवालों पर, साथ ही पूरे देश में आज खास तौर पे जो संघ और भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। हम चाहते हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे। साथ ही साथ पूरे देश से हम लगभग 23-24 राज्यों से प्रतिनिधि हमारे इस राज्य सम्मेलन में आ रहे हैं, जिसका आयोजन हम लोग NDMC कन्वेंशन सेंटर, जो कि जंतर मंतर के पास है और नजदीकी मेट्रो जनपथ है, वहां पे हम लोग करने जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम शुरू होगा, इस रविवार को 31 जुलाई को दिल्ली में। तो उसमें जो पूरे देश से 22-24 राज्यों से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके साथ हम मिल बैठकर विचार विमर्श करेंगे और तय करेंगे कि भविष्य में आने वाले समय की जो बहुजन राजनीति हो वो कैसी हो, नए लोगों को कैसे मौका मिले, हमारा एजेंडा क्या हो। इसलिए हमने देश भर के बहुजन एक्टिविस्ट को जोड़ा है, अम्बेडकराइट लोगों को जोड़ा है, जो समतावादी विचार के लोग हैं, जो बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, उन सबको हमने जोड़ने की कोशिश की है कि सब 31 जुलाई को आएंगे और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बंते जी, आपका आगमन हो चुका है, आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी है? देखिए, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हम सब लोगों ने हिस्सेदारी ली थी, और इस कार्यक्रम के लिए भी हमने पूरे भारत के पढ़े लिखे लोग, विद्वान, तमाम IAS PCS जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, तरह तरह के लोग जो विचारवान हैं, प्रोफेसर हैं, उनको बुलाया है, ताकि बैठ करके हम ये तय कर पाएं कि आखिर मिलकर के कैसे लड़ा जाए। मेरी तो अपील है आदरणीय शंभू जी आपके माध्यम से कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। इस देश भारत में कम संख्या के लोगों ने विचारधारा को महत्व देकर, व्यक्ति को न महत्व देकर, संगठन को न महत्व देकर सत्ता हथियाली है और पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, और 100 करोड़ की आबादी सिर्फ चिल्ला रही है। मैं आज भी इनसे कह रहा हूं कि व्यक्ति को और संगठन को महत्व मत दीजिए, विचारधारा को महत्व दीजिए। ये देश तुम्हारे पुरखों का था, ये फिर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन जब तक ये व्यक्तिवादी, व्यक्ति पूजक, संगठन के गुलाम बने रहेंगे, तब तक कम संख्या के लोग इस देश भारत पर शासन करते रहेंगे। ऐसा शंभू जी मेरा मानना है। तो देखिए, ये इसलिए मैंने इन लोगों को बैठाया। आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा कि हम माइक ठीक कर रहे हैं। पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की यही हैसियत है। हमारे पास न एक टीवी है, न एक अखबार है, न हमारे पास कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी लाचार, बेबस है। एक SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं मिलेगा जो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हो, एक नहीं मिलेगा जो इस देश से फरार होने वाले की लिस्ट में हो। 1.5 लाख लोग सालाना भारत की नागरिकता छोड़, एक SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी उसमें नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि संसाधन पर कब्जा किसका है, कौन लोग देश को लूट रहे हैं और कौन लोग इस देश को बना रहे हैं। अब तो भंते जी क्या कहेंगे? सरकार आप लोगों को कुछ प्रोत्साहित नहीं कर रही है और जो कांवड़िए हैं उनको फूल माला चढ़ा रही है, तो आपके लोग दीक्षा की तरफ कहाँ बढ़ेंगे? वो तो जाएंगे कांवड़ ढोने। देखिए, दीक्षा की तरफ क्या बढ़ेंगे जब इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, खाली आदमी बैठा है, रोजगार है नहीं, तो सोच रहा ईश्वर को ही पा लिया जाए। तो ईश्वर को पाने के लिए वह व्यक्ति नंगा भूखा कांवड़ ढो रहा है, लेकिन ये एक मिथ्या है। दुनिया के जाने कितने लोग ये कह चुके हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, और दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। भारत में ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो ये मानते हैं ये दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। इसे ईश्वरवादी लोग ज्यादा हैं, इसलिए लोग अपना भविष्य अच्छा करने के लिए, अपनी आगे वाली जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए, स्वर्ग में तमाम सुख भोगने के लिए तमाम धार्मिक यत्न करते हैं। लेकिन मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, अंधविश्वास पाखंड का विरोधी हूँ। मैं उस समय भी विरोध करता रहता हूँ जहां बौद्ध धर्म के लोग भी पाखंड फैलाते हैं,
अंधविश्वास करते हैं। मेरी ऐसी सोच है। मैं चाहता हूं कि कावड़ होने से या पूजा पाठ करने से नहीं, स्कूल में जाने से और संविधान को पढ़ने से और इंग्लिश को जानने से आपका विकास होगा, तभी संभव है आपका उत्थान। पक्का है, मतलब कावड़ ढोने से विकास नहीं होगा? कोई कावड़ ढोने से विकास नहीं होगा। मैं तो 20 लोगों को जानता हूं जिन्होंने कावड़ ढोई 50 और लगभग 10 बीघा जमीन बेच करके आज वो बुढ़ापे में पेंशन इंतजार करते हैं कि 500 रुपए कब हमको वृद्धा पेंशन का मिले, तब उससे हम खर्चा घर का चलाएं। ऐसे भी हम लोगों को जानते हैं जिन्होंने 20-20 कावड़ ढोए हैं, जमीनें बेच दी, आज वो बूढ़े हैं, किसी काम के नहीं रहे, बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते, पत्नी भी मर गई, कोई उनका साथ देने वाला नहीं। तो ये धर्मांधता ही आदमी को बर्बाद करने में लगी, ऐसा मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं बहुजन का अधिकार नहीं मिला। अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा है कि SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और विकलांग ये हमारी प्राथमिकता में, और उसी कड़ी में हमने महिला को राष्ट्रपति बनाया है। सुधा जी, आप तो शुद्धिकरण भी तो कर रहे हैं ना दलित आदिवासी का। और देख लिया हम लोगों ने, इसके पहले द्रौपदी जी मुर्मू जी के पहले इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को बनाया था राष्ट्रपति। तो देख लिया इस बीच जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं कितनी बढ़ी, और सरकार तो दलित आदिवासी को ही इसलिए बड़े पद पर बिठाती है जहां कठपुतली की तरह जिनका इस्तेमाल किया जा सके। अभी हाल में भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें, वो वीडियो क्लिप देखे जब कि कोविंद जी का जो है नमस्ते तक नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री। तो इसलिए है, ये तो बेइज्जत करने का तरीका है, और ये अपने लिए एक लूप होल रखते हैं कि जब हमारा उत्पीड़न वो करते हैं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का, तो उनको बताने के लिए रखते हैं कि देखो हम तुम्हारा राष्ट्रपति बनाए हैं, अब तुम जूता खाओ। तो बस बताने के लिए जूता खा रहे हो तो दर्द क्यों हो रहा है? बहुजनों के लिए सही है, नाम बताइए, एक पार्टी का नाम बताइए, किसको वोट दे? बहुजनों की कोई पार्टी नहीं है। जो भी पार्टियां हैं वो व्यक्तिगत इनकी PVT LTD है, कोई पार्टी ही नहीं है। तो वोट किसको दो? उससे अच्छा तो है कि कम से कम बीजेपी भागीदारी वोट दे रही है। SC OBC वाले मजबूरी बेचारे वोट देते हैं, लेकिन बड़े सपनों के लोग नहीं है, बड़ी प्लानिंग इनकी नहीं है। जितने SC OBC के नेता हैं आपको छोटी प्लानिंग वाले मिलेंगे। MP MLA का उनका सपना है। कोई मुझे SC OBC का आदमी आज दिन तक नहीं मिला जिसने मंच से कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, बताइए आप लोग क्या मेरी मदद करेंगे? कोई मिलता ही नहीं मुझे। आपने जो कहा राजनीतिक विकल्प की बात, तो हम लोग जो 31 जुलाई को जो मिल रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर NDMC कन्वेंशन सेंटर पे इस रविवार संबोधित, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। चूंकि 23-24 स्टेट राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे, तो फिर हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि हमारा राजनीतिक विकल्प सीधे तौर पे अभी कोई नहीं दिख रहा है। जिनको हमने खड़ा किया वो हम लोगों से बेईमानी कर गए, मिश्रा जी, झा जी को खड़ा कर दिया। तो अभी के समय में क्या हो सकता है राजनीतिक विकल्प? मुझे लगता है कि अकेले ना हम लोग बोल के समाज के साथ चर्चा करें। इसलिए 31 जुलाई को हमने कन्वेंशन बुलाया है कि समाज तय करे, समाज के बुद्धिजीवी तय करें कि हम लोग किस विकल्प की ओर जाएं, हमारा विकल्प क्या होगा, हमारा लीडर कौन होगा। आपको क्या लग रहा है, कोई पार्टी है जिस पर जो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को मानता ये हो? पार्टी तब तक नहीं खड़ी होगी बहुजन समाज की जब तक ये लोग व्यक्ति पूजक बने रहेंगे और संगठन वाले बने रहेंगे। इन्हें विचारधारा पूजक बनना पड़ेगा। बुद्ध के बाद 200 लोग ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने बुद्ध की संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाया है। ये लोग उनकी फोटो की बजाय अपनी आरती करवाने लगते हैं, खुद मिलने के लिए पैसा लेने लगते हैं, प्रतिभा की हत्या कर देते हैं। आप बहुजन समाज के नेता हैं, अगर कोई प्रतिभाशाली नया व्यक्ति इनको मिल जाए तो उसको डाउन करने के लिए, उसकी टांगें खींचने के लिए काम करते हैं। और आप जिन्हें आप दुश्मन कहते हैं ये बहुजन समाज के लोग, अगर वहां कोई प्रतिभाशाली पैदा हो जाए तो सारे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग प्रधानमंत्री पद का त्याग कर देते हैं कि आओ मोदी जी संभालो। यहाँ का थोड़ा पद बदल दिया जाए तो बगावत करके रेप का केस लगवा देते हैं। ऐसे SC OBC के लोग हैं, तो बताइए कैसे ये प्रधानमंत्री? राजभर और अखिलेश जी में सुना तनातनी हो गई। देखिए, राजभर जी अपना काम कर रहे हैं, अखिलेश जी अपना काम कर रहे हैं। मुझे तो स्टालिन जैसे नेता की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी जो अभी महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं शंकर के बगरे, परशुराम जयंती भी कल से, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो उनका परंपरागत है। जो व्यक्ति उस परंपरा को छोड़ दे और फिर करने लगे तो सवाल उठते। अब बताइए, तेजस्वी यादव भी पूजा पाठ कर रहे थे, परशुराम जयंती, बिल्कुल। उनके भोला यादव को आज CBI ने गिरफ्तार कर लिया, उनके पिताजी के PS थे। तो भोले बाबा को जाना चाहिए। परशुराम जयंती मनाए हैं, भगवान परशुराम बचाएंगे, पैसा लेके जाए।
परशुराम जी रक्षा करेंगे। पर क्या लग रहा है, आइडियोलॉजी क्राइसिस हो गया SC ST OBC के नहीं, नेताओं में? क्राइसिस नहीं अब है, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव जैसे लोग नहीं रह गए। नहीं, क्राइसिस नहीं है, आइडियोलॉजी तो है समाज में। डॉक्टर रतनलाल जी जैसे लोग हैं, सुमित भंते जी जैसे लोग हैं, दिलीप मंडल जी जैसे लोग हैं, ऐसी पूरी परंपरा है, पूरे देश में भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। बस राजनीतिक विकल्प की जो आप बात कर रहे हैं ना शंभू जी, वो एक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जनता तो चर्चा भंते करना जी जागरूक है, जनता इन लोगों को नहीं चाहती है। ये जनता पूरी तरह से बुद्धिस्ट हो रही है या अम्बेडकराइट हो रही है। इसीलिए जो कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ नेता में, क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारे पास टीवी अखबार नहीं, इसलिए हम लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये जो जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर था, उन्हें टीवी अखबार बनाना चाहिए था। ऐसे लगभग मैं 100 लोगों को जानता हूँ 29 भारत तारीख में। का प्रोग्राम है ना आपका? 31, 31, अच्छा, 31। अब वो नहीं बनाए टीवी चैनल तो हम क्या करें? इसलिए हम तो यूट्यूबर योद्धाओं के बड़ा धन्यवाद देते रहते हैं कि आप जिंदा हैं, आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो अपील करता हूं कि लोगों को तन मन धन से सहयोग करिए। अखबार वाले, टीवी वाले हमें नहीं दिखाते भंते हैं। जी, आपका भी कोई प्रोग्राम शेड्यूल है वहाँ? जी जी, हमारा प्रोग्राम है। मैंने किसी टीवी वाले, अखबार वाले को नहीं बुलाया है और लिख दिया कि टीवी अखबार वाले कार्यक्रम में प्रवेश न करें। मेरा बैनर लगेगा और उसमें सिर्फ हमारे बहुजन आंदोलन के यूट्यूबर हैं जो काम कर रहे हैं, हमारी खबरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन्हीं को हमने बुलाया यही तो है। एक भेदभाव हो गया फिर। नहीं, भेदभाव नहीं है सर। जो हम दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लिए हैं, इससे आप भेदभाव मत कहिए। तो कब है आपका प्रोग्राम? 9 अक्टूबर को कार्यक्रम है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। लगभग भारत के सभी संगठन मिलकर करा रहे हैं और लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे होकर के बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रमन्ना ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत होती है जो चाहे तो डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दे या डेमोक्रेसी को आबाद कर दे। मैल्कम ने कहा था कि अखबार, टीवी में वो ताकत होती है कि निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष साबित कर दे। सोचिए, इस देश के 90% आबादी के पास न अपना टीवी है, न अखबार है, न पत्रकार है। कुछ हम जैसे लोग हैं जो इसी तरह से माइक हटाते निकालते काम कर रहे हैं। आपको बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमारे पास यही संसाधन। तो शुक्र मनाइए कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आया, मोबाइल से पत्रकारिता होने लगी, तो हम आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। नहीं तो भारत के एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी की हैसियत नहीं है कि वो आप अपना एक टेलीविजन चैनल चलाए। हो सके तो लिखना शुरू कीजिए। फूले साहब की एक लाइन ले, तो जब भारत में अंग्रेज आया, उसने शूद्रों और अछूतों के लिए जब मनुस्मृति का दौर था तो स्कूल के रास्ते खोले। शुक्र मनाइए कि आज यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक है जो विदेशियों ने इजाद किया, इसलिए हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो आप मुझ पर हंस सकते हैं कि क्या पत्रकार है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 31 जुलाई की आप भी सवाल ये है कि आपके पास संसाधन नहीं। 1000 करोड़ वाला एक भी देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का न नेता है न बिजनेसमैन है। 90% आबादी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जीने को मजबूर है। पता नहीं हम लोग कब जगेंगे। उसी को जगाने के लिए 31 तारीख को डॉक्टर ओम सुधा का प्रोग्राम है दिल्ली में, NDMC कन्वेंशन सेंटर, जंतर मंतर। सभी लोग आइए, स्वागत है आपका। सभी लोग आइए, बात कीजिए। लेकर आइए। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि टीवी और अखबार आंख और कान होता है और इस देश के डेमोक्रेसी को टीवी और अखबार बर्बाद कर रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।